आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में अब पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब ऊर्जा होता है, और या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सिंपल सी परिभाषा है कि यदि कोई परमाणु है और उसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जितनी ऊर्जा देनी है वही कहलाती है आयनन एंथैल्पी। बस सिंपल सा है। तो किसी उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है आयनन एंथैल्पी कहलाती है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कोई मेटल है, हमने उसको ऊर्जा दी जिसे अपन ने कह दिया आयोनाइजेशन पोटेंशियल Ip, ठीक है, इक्वल टू क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, M++ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या कहलाएगी, ये Ip1 यानी प्रथम आयनन एंथैल्पी। अब यदि मान लीजिए कोई M+ है, जैसे ये M+ बन गया था, अब इसको हमने और ऊर्जा दी तो M2+ बन गया, फिर इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसी प्रकार से कहलाएगी द्वितीय आयनन एंथैल्पी। इसी प्रकार से अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो तृतीय आयनन एंथैल्पी। अब अभी हमने क्या पढ़ा कि जितना ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसका आकार उतना ही छोटा होगा। छोटा क्यों होगा, क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा, और जब आकर्षण बल अधिक होगा तो उसे हटाने के लिए, क्योंकि उसको हटाना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है तो इसलिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रथम आयनन विभव का मान कम होगा, द्वितीय आयनन विभव का उससे ज्यादा होगा, और तृतीय आयनन विभव का और भी ज्यादा होगा, और यदि और भी आ गए तो उसके मान और भी ज्यादा होते जाएंगे। तो Ip1 लेस देन Ip2 लेस देन Ip3। तो इस प्रकार से हम इनमें एक दूसरे में संबंध बता सकते हैं। अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं, कारक हैं जो कि आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला कारक है परमाणुवीय आकार। परमाणु का आकार जितना छोटा होगा आयनन एंथैल्पी का मान उतना ही अधिक होगा, ठीक है ना, यानी एक दूसरे के क्या होंगे, रिवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ये तो मतलब हो गया। तो Ip इज प्रोपोर्शनल टू 1 परमाणुवीय आकार, और परमाणु आकार जितना बड़ा होगा आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, तो उसका जो Ip है यानी आयनन एंथैल्पी है उसका मान क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब हो गया कि अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं चलें, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट चलें, तो Ip के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि उसका परमाणु आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। और जबकि वर्ग में यदि ऊपर से नीचे चलें तो Ip के मान में कमी होगी। तो इसलिए परमाणु आकार रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमाणु आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। दूसरा कारक है प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी नाभिक का आकर्षण बल। अभी पढ़ा अपन ने कि नाभिक का आकर्षण बल जितना अधिक होगा उसकी आयनन एंथैल्पी का मान उतना ही अधिक होगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है ना। इसे जेड इफेक्टिव से भी निरूपित करते हैं। तीसरी चीज है कक्षकों की भेदन क्षमता। हमने पढ़ा कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, इलेक्ट्रॉन S में आता है, S के भरने के बाद में P में आता है, फिर D में आता है, फिर F में आता है। तो सबसे ज्यादा नाभिक के निकट कौन हुआ, S। जब S नाभिक के निकट हुआ तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन S उपकोष में उपस्थित है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जब होगी तो S कक्षक की भेदन क्षमता, अपन कहेंगे कि S कक्षक की भेदन क्षमता अधिक है, P की उससे कम, D की उससे कम और F की उससे कम होगी। तो इसलिए यदि इलेक्ट्रॉन S में से निकालना है उसी कोष के तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अर्थात आयनन एंथैल्पी उसकी अधिक होगी। दूसरी बात होती है, अगला कारक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या हो गया कि यदि किसी परमाणु में अर्धपूरित विन्यास का मतलब होता है कि यदि P उपकोष है, यदि कैसा है, P उपकोष है, तो उसमें यदि 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो हम अपन उसको कहेंगे अर्धपूरित विन्यास, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6। इसलिए अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो अपन कहेंगे उसको अर्धपूरित, और 6 आ गए तो पूर्णपूरित। ऐसे अगर मान लीजिए D उपकोष है
तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसे कहेंगे अर्धपूरित, और 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसे कहेंगे अपन पूर्ण पूरित। तो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित का जो स्थायित्व है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है, इसलिए उनमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो अपन यदि इलेक्ट्रॉन अर्धपूरित, यदि किसी परमाणु कैसा विन्यास है, अर्धपूरित या फिर पूर्ण पूरित, तो उसकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है उसका मान अपेक्षाकृत अधिक होगा। तो यही लिखा है अपन ने। हम जानते हैं कि यदि परमाणु में अर्धपूरित या पूर्ण पूरित विन्यास उपस्थित होता है तो उसका स्थायित्व अपेक्षाकृत अधिक होता है, अतः इस प्रकार का विन्यास उपस्थित होने पर आईपी का मान अपेक्षाकृत अधिक होगा। ठीक है ना। तो इससे इस प्रकार से ये कारक हो गए। और एक और कारक है, उसका नाम है परिरक्षण प्रभाव। अब परिरक्षण प्रभाव क्या है? परिरक्षण प्रभाव का मतलब है कि यदि मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश में प्रवेश करता है, यानी बाहर से अंदर वाले कोश में प्रवेश करता है, तो अपन ने पढ़ा है कि एस और पी में तो वायतम कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, जबकि डी और एफ में, डी में तो दूसरे कोश में, बाहर से अंदर वाले दूसरे कोश में करता है, और एफ में बाहर से तीसरे वाले कोश में प्रवेश करता है। तो जब बाहर से अंदर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो क्या होता है कि जो आंतरिक कोश है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती जाती है, जिसके कारण से वह वायतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उन पर क्या लगाने लगता है, प्रतिकर्षण बल लगाने लगते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि जो नाभिक का आकर्षण बल जितना होना चाहिए था वह उतना नहीं रह पाता है, यानी उसका मान क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो यह जो प्रभाव है यही कहलाता है परिरक्षण प्रभाव। तो दूसरे परिभाषा के रूप में अपन इसको ऐसे कह सकते हैं, ये जो परिरक्षण प्रभाव है इसकी परिभाषा अपन ऐसे कह सकते हैं, कैसे? आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम कर देते हैं और इसे ही परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। इसको हम छोटे शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं। अब इसके कारण से क्या होता है कि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो परिरक्षण प्रभाव के मान में वृद्धि होती जाती है, क्योंकि आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, जिसके कारण से परिरक्षण प्रभाव के मान में वृद्धि होती है। और जब परिरक्षण प्रभाव के मान में वृद्धि होगी इसका मतलब नाभिकीय आकर्षण बल कम हो रहा है। तो जब नाभिकीय आकर्षण बल कम होगा तो आयनन एंथैल्पी के मान में भी कमी होगी। तो बाएं से दाएं जाने पर इस प्रकार से जो परिरक्षण प्रभाव जिनमें कार्य करेगा, मुख्य रूप से डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कार्य करता है वो, तो उनके जो आयनन एंथैल्पी है बाएं से दाएं जाने पर बढ़ने की बजाय थोड़े से कम ही रहते हैं। तो यह जो प्रभाव है, यह प्रभाव मुख्य रूप से डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उनमें कार्य करता है। अब इनमें हम 2 क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं कि नाइट्रोजन का आईपी यानी आयनन विभव ऑक्सीजन के आयनन विभव से अधिक होता है, क्यों? तो अभी तो अपन ने पढ़ा कि भाई बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, आयनन विभव के मान में वृद्धि होती है। तो पहले तो नाइट्रोजन आएगा फिर ऑक्सीजन आएगा। तो ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन का होना चाहिए था ज्यादा, लेकिन नाइट्रोजन का होना चाहिए था कम, लेकिन हो रहा है उल्टा। नाइट्रोजन का हो रहा है ज्यादा और ऑक्सीजन का हो रहा है कम। क्यों हो रहा है? नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा है, 7 है परमाणु क्रमांक, 1s2 2s2 2p3, और 3 है तो इसका मतलब इसका ऐसे हो गया 1 1 1, पी में 3 हो गए, तो इसे अपन कहते हैं अर्धपूरित विन्यास। ऑक्सीजन में क्या हो गया 1s2 2s2 2p4, तो इसका विन्यास क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। तो जब अर्धपूरित, अभी अपन ने पढ़ा अर्धपूरित का स्थायित्व अपेक्षाकृत क्या है, अधिक है, इसलिए हमें इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो हम कहेंगे कि भाई नाइट्रोजन का जो आयनन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन से अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो ये लिखेंगे अपन, फिर नीचे लिख देंगे अपन कि भाई चूंकि नाइट्रोजन में अर्धपूरित विन्यास है इसलिए उसका स्थायित्व अपेक्षाकृत अधिक होगा, अतः उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अतः नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है। दूसरा प्रश्न क्या है, बेरिलियम यानी Be का आईपी बोरोन से अधिक होता है, क्यों? तो बेरिलियम भी पहले आता है और बोरोन बाद में आता है, तो होना क्या चाहिए था, बोरोन का अधिक होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है बेरिलियम का। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम सीधा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। तो बेरिलियम का क्या हो गया 1s2 2s2,
तो 2s2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया इसका। ठीक है, 1s1 ये 1s हो गया और ये हो गया 2s2, यानी दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इसमें खाली जगह रहेगी, एक ये अलग से बन जाएगा। इसी प्रकार से 1s2 2s2 2p1, ये 1s2 हो गया, ये 2s2 हो गया और ये 2p1, यानी p में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम देखें तो क्या हो गया कि दूसरा कोष है इन दोनों में, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में से निकालना है, यहाँ s में से निकालना है और यहाँ किस में से निकालना है, p में से निकालना है। तो कक्षकों की भेदन क्षमता हमने क्या पढ़ी, s की ज्यादा होती है, p की कम होती है। और दूसरा कारण क्या है कि s में कैसा है, पूर्ण पूरित विन्यास है, क्योंकि s में तो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए अपन कहेंगे इसको पूर्ण पूरित विन्यास। तो दो कारणों से, या फिर अपन एक ही कारण लिख सकते हैं कि जो कक्षकों की भेदन क्षमता है वो s p d f इस क्रम में होती है, इसलिए बेरिलियम में से s उपकोष में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अतः यही कारण है कि इसका आयनन एंथैल्पी बोरोन से अधिक होगी। तो इस प्रकार से हम इसका कारण लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में फिर इसके क्या अनुप्रयोग हैं उसकी बात करें अपन। तो आयनन एंथैल्पी के जो अनुप्रयोग हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।